नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है आर्य संस्कृति, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक काल। दोस्तों, वैदिक काल के दो पार्ट हैं, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल के विषय में चर्चा करेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उत्तर वैदिक काल के विषय में बताएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, PDF पर आ चुके हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री, वैदिक संस्कृति। इसकी पीरियड की हम बात करें तो इसका पीरियड है 1500 से 600 BC, यानी कि ऋग्वैदिक काल है 1500 से 1000 BC। इसके बाद जो बचता है यानी कि 1000 से 600 BC, वो उत्तर वैदिक काल का पीरियड रहेगा। तो इसमें हम मुख्यतः ऋग्वैदिक काल के पीरियड का ही जिक्र करने वाले हैं, जो कि 1500 से 1000 BC का काल है। तो चलिए इसे हम जानते हैं। फर्स्ट यहाँ पर लिखा है, ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिलता है। सेकंड है, उत्तर वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिनका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है, अर्थात वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जीर्ण अवेस्ता, जो कि एक पारसी ग्रंथ है, और ओडिसी ग्रंथ, इन सब से भी हमें आर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, मुख्यतः देखा जाए तो ये जो वैदिक काल है, इसकी जानकारी हमें वेदों से ही प्राप्त होती है। उसके साथ साथ कुछ और ग्रंथ हैं जिनका भी हमने जिक्र किया, जैसे जीर्ण अवेस्ता और ओडिसी ग्रंथ। इन सभी से हमें वैदिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी ऋग्वेद में सिंधु नदी का भी उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। आगे हम इसी क्रम में देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित अंतिम नदी गोमती है, यानी कि सिंधु नदी का तो उल्लेख सर्वाधिक बार किया ही गया है। उसके साथ साथ जो अंतिम नदी का जिक्र किया गया है वेदों में, वो गोमती नदी है। आगे हम इसी क्रम में देखते हैं। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जिसका समाज पितृप्रधान था। यानी कि वैदिक काल में जो आर्य लोग थे, उनकी जो सभ्यता विकसित हुई थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि वो गांव में रहते थे, शहरी सभ्यता नहीं थी। जबकि हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो शहरी सभ्यता थी, यानी कि ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। परंतु जो आर्य द्वारा सभ्यता विकसित की गई वो ग्रामीण सभ्यता थी। और उसमें हमने देखा था कि उसमें मातृ सत्तात्मक समाज था, परंतु इसमें पितृप्रधान या पितृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। तो ये कुछ डिफरेंस हैं दोनों के बीच में, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम इसी क्रम में देखते हैं। सरस्वती नदी आर्य की सबसे पवित्र नदी थी, यानी कि आर्य लोगों की ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसे ये लोग नदी तीमा या नदी तमा भी कहते थे। दोनों आप याद रखिएगा, नदी तीमा या नदी तमा। इसका तात्पर्य होता है सर्वश्रेष्ठ नदी, यानी कि आर्य सरस्वती नदी को सर्वश्रेष्ठ नदी मानते थे, इसलिए उन्होंने इसे पर्टिकुलर नाम दिया था, नदी तिमा या नदी तमा। तो आप इसे याद रखिएगा। नोट के माध्यम से हमने यहाँ मेंशन किया है कि आर्य का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। तो आप इसे याद रखिएगा। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं। तो इनका जो जीवन यापन था वो मुख्यतः कृषि और पशुपालन था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग कृषि करते थे, उसके साथ साथ पशुपालन करते थे। ये लोग भी इनका जो जीवन यापन था मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर ही आधारित था। ये घोड़े को भी पालते थे, यानी कि वैदिक काल के जो लोग थे वो घोड़े को पालते थे। परंतु यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता में नज़र डालें तो वहाँ पर हमें घोड़े के पालने का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, परंतु ये घोड़े को पालते थे और बड़ी मात्रा में घोड़े का पालन करते थे। आगे हम इसको और देखेंगे भी अच्छे तरीके से। फिलहाल आगे हम देखते हैं। अगला है, वे शवों को दफनाने के अलावा जलाते भी थे, यानी कि ये लोग मृत शरीर को दफनाते भी थे, उसके साथ साथ उनका अंतिम संस्कार भी करते थे, यानी कि उन्हें जलाया भी जाता था। और यदि हम इसी क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता का चर्चा करें यहाँ पर, तो उसमें हमें जलाने के कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, यानी कि अंतिम संस्कार के कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, सिर्फ उसमें दफनाने का ही साक्ष्य प्राप्त हुआ है। परंतु इसमें लोग शवों को दफनाते भी थे, उसके साथ साथ जलाते भी थे, वैदिक काल के लोग, यानी कि आर्य लोग। तो आप डिफरेंस जानते रहिए दोनों के बीच। अगला है, आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया बताया जाता है, यानी कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो इनका यही बताया जाता है कि मध्य एशिया के निवासी थे जो आए थे। उसके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक है जिसका नाम है द आर्किटिक होम ऑफ द आर्यंस। उसमें आर्यों को जो मूल स्थान है उत्तरी ध्रुव बताया गया है। तो फिलहाल ये संशय का विषय है, आप दोनों जानते रहिए, मध्य एशिया और उत्तरी ध्रुव। आगे हम देखते हैं। युद्ध रथ का भी ज्ञान आर्यों को था,
जिनमें अश्वरथों का व्यापक उपयोग के बारे में पता चलता है। यानी कि लोग युद्ध भी किया करते थे और युद्ध में लोग अश्वरथों का इस्तेमाल करते थे युद्ध करने में, और धनुष और बाण भी इस्तेमाल करते थे ये लोग। तो आप देख सकते हैं ये लोग युद्ध भी करते थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें रथों के विषय में कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, यानी कि युद्ध के विषय में, परंतु वैदिक काल में हमें युद्ध के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं, अंतिम संस्कार भी आर्यों द्वारा किया जाता था, जिसका हमने भी जिक्र किया ऊपर कि वो लोग जलाते भी थे। तो दोस्तों इसी क्रम में हम आगे देखते हैं पशु बलि, जो एक महत्वपूर्ण आर्य अनुष्ठान था, यानी कि आर्य लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान था पशु बलि, जिसमें ये लोग अश्व बलि को ज़्यादा वरीयता देते थे। यानी कि वैदिक काल में बलि प्रथा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, जिसमें घोड़ों की बलि व्यापक रूप से दी जाती थी। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। कुछ हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसी क्रम में। फर्स्ट है दासराज, या इसे दशराग भी कहते हैं, का युद्ध जो है वो ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। इस युद्ध का, दशराग युद्ध का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख 7वें मंडल में प्राप्त होता है। यह युद्ध परुषणी या रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। तो ये कुछ युद्ध हैं जो कि व्यापक रूप से लड़े गए थे। तो इसमें सुदास नाम का एक व्यक्ति था और उसके साथ साथ 10 जन थे, जिनके बीच ये लड़ा गया था युद्ध, और ये जिसमें सुदास विजयी हुआ था। तो ये परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था और इसका नाम था दशराग या दासराज युद्ध। तो आप इसे याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमने इस पर ट्रिपल स्टार लगाया है, आप देख सकते हैं, इससे आप याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं, ऋग्वेद में वर्णित अनु, यदु, पुरु, तुर्वश एवं द्रुहा कबीलों को पंचजन कहा जाता है। ये कुछ पंचजन थे जो मिलाकर कहे जाते थे, अनु, यदु, पुरु, तुर्वश और द्रुहा। तो इसे आप याद रखिएगा, कुछ कबीले थे, इन कबीलों को मिलाकर पंचजन कहा जाता था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है, ऋग्वेद में नियमित सेना का अभाव है, यानी कि नियमित सेना का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। सेनाएं थी परंतु नियमित नहीं थी, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है, बोगज कोई अभिलेख में हित्ती एवं मितानी नामक 2 कबीलों के बीच हुई संधि का उल्लेख है। यानी कि बोगज कोई नाम का एक अभिलेख है जिसमें हित्ती एवं मितानी नामक 2 कबीलों के बीच एक संधि का उल्लेख मिलता है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि हित्ती, पूछा जा सकता है आपसे कि हित्ती एवं मितानी नामक 2 कबीलों के बीच संधि का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो आपको बताना है बोगज कोई अभिलेख से। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे इसी क्रम में हम देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप जो था मौखिक था, यानी कि जो शिक्षा थी वो मौखिक रूप से हुआ करती थी, लिखने की कोई कला नहीं विकसित हुई थी, मौखिक थी। आगे है, ऋग्वैदिक काल में गायों के लिए युद्ध हो जाते थे, इसलिए इसे गविष्ठ कहा जाता था। यानी कि इसमें गायों के लिए, जो गायें हैं उनके लिए ये लोग युद्ध करते थे और इसे गविष्ठ नाम दिया गया था। और उसके बाद हमने नोट में एक चीज़ और मेंशन किया है, लिखा है यहाँ पर, गायों के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ होता है वध न किया जाए, यानी कि जिसका वध न किया जाए। यानी कि गायों को ये लोग वरीयता देते थे, तो इसलिए उसे उसका वध करना पाबंदी था उसके युद्ध की, तो इसलिए ये लोग अगन्या शब्द का प्रयोग किए, यानी कि जिसका वध न किया जाए, और इसे गविष्ठी कहा जाता था। इसे आप याद रखिएगा। आगे इसी क्रम में हम देखते हैं, यह कोई आदर्श समाज नहीं था, बल्कि ऐसा समाज था जिसमें चोरी और धोखाधड़ी होते थे। यानी कि इनका जो समाज था इसमें चोरियां होती थी, धोखाधड़ी किए जाते थे और तमाम बड़े अपराध किए जाते थे, यहाँ तक पशु बलि भी दी जाती थी। तो इन सबसे बताया जा सकता है कि इनका समाज जो था बहुत आदर्श नहीं था। और यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता में समाज के बारे में बात करें तो उसमें ऐसे कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होते जहाँ चोरी हो रही हो, धोखाधड़ी हो रही हो या पशु बलि दी जा रही हो। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंतर है। आगे है, इसमें विवाह प्रथा स्थापित हो चुकी थी। ऋग्वेद में भाई की विधवा से विवाह और विधवा पुनर्विवाह का उल्लेख मिलता है, परंतु बाल विवाह की कोई उदाहरण नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें विवाह प्रथा भी स्थापित हो चुकी थी। यदि हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो उसमें विवाह का कोई जिक्र नहीं है, परंतु इस समाज में यानी कि वैदिक काल में विवाह प्रथा स्थापित हो चुकी थी। इसमें विधवा विवाह भी होता था और उसके साथ साथ पुनर्विवाह भी होता था, विधवा पुनर्विवाह भी होता था, परंतु इसमें बाल विवाह के कोई उदाहरण नहीं मिले हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखते हैं,
आगे है कि ऋग्वैदिक लोगों के प्रमुख देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर कहा गया है। यानी कि धार्मिक लोग भी थे और देवताओं की उपासना करते थे, जिसमें इंद्र का प्रमुख स्थान है। वैदिक लोग मानव और पशुओं के गुणों की समानता करते थे। इसका तात्पर्य यही हुआ कि जो वैदिक लोग थे, यानी कि आर्य लोग जो थे, वो मानव के गुणों की तुलना पशुओं से किया करते थे। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। और वो पशुओं की बलि भी देते थे। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो ये मेरा पार्ट 1 था वैदिक काल का, जिसमें हमने ऋग्वैदिक काल से संबंधित चीज़ें देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उत्तर वैदिक काल यानी कि पोस्ट वैदिक पीरियड के विषय में बताएंगे और उसके महत्वपूर्ण टॉपिकों की चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।